देखो जो प्रैक्टिस पेपर अब की बार बोर्ड द्वारा भेजे ना बेटा, हरियाणा बोर्ड द्वारा भेजे गए हैं, उसमें ये उन्होंने कल मेंशन कर दिया कि 20 नंबर के एमसीक्यू आएंगे। 20 नंबर के एमसीक्यू का मतलब ये है कि 20 में से जो पढ़ने वाला बच्चा 20 में से 20, लेकिन उससे कम पढ़ने वाला बच्चा थोड़ा सा अगर भूल जाता हो तो 15 नंबर उसके कहीं नहीं गए। 15 + 12 27 नंबर वाला पास होता है। तो पास होने के लिए तो बस थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। जो मैं क्वेश्चन बताता हूँ, बड़े बड़े क्वेश्चन जो होते हैं लॉन्ग आंसर, वो याद करने की जरूरत है। 10-12 नंबर उसमें जुड़ जाए और 20 याद है, 32 नंबर हो जाए। जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं याद कर पाते। तो आज हम प्रैक्टिस पेपर सोल्व करेंगे क्लास 10th का, ठीक है। हरियाणा बोर्ड ने 4 सैंपल पेपर भेजे हैं और बोर्ड का ये कहना होता है कि इसमें से 33% हम देते हैं। जो चारों पेपर है ना, उसमें से 33% वो पेपर में ओरिजिनल जो आपके फाइनल एग्जाम आएंगे उनमें देंगे। तो यहाँ पर आप लोग पढ़ लेना किस तरीके से इसमें दिया गया। हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। यहाँ जो ऑप्शन टाइप है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन किया गया है। साथ के साथ ना बेटा 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चन में इसके साथ एक्सप्लेन करता चलूंगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है, सरस्वती सिंधु सभ्यता में लोग, सिंधु सभ्यता के लोग, सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे बेटा? लोग किसकी पूजा करते थे? किसकी पूजा करते थे? अब आंसर आपके सामने है कि पशुओं की, वृक्षों की और बेटा शिवलिंग की। इंक डाल दो बेटा, इंक कम डालिए इसमें। शिवलिंग की उपरोक्त सभी। तो बच्चे क्या करते बेटा? बच्चे गलतियां कहां करते हैं? उनको लगता है कि पशुओं की नहीं करते होंगे। पशुओं की करते थे बेटा, पशुओं की करते थे। जो इनकी मोहर होती थी ना, मोहर किसकी बनी होती थी? कई बार प्रश्न आ जाता है कि मोहर किसकी बनी होती थी? इनकी मोहर जो होती है बेटा किसकी बनी होती थी? वो सैल खड़ी पत्थर की। किसकी बनी होती थी? वो सैल खड़ी पत्थर की। जिस मोर पे ना बेटा, मोर पे आपके बाघ के, गेंडा के, ठीक है, भैंस या भैंसा के और हाथी के, इस मोहर पर इन चारों के चित्र भी अंकित होते थे। बाघ के, गेंडा के, हाथी के और भैंस के। क्वेश्चन क्या है कि सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुओं की तो आ गई। वृक्षों की, किस वृक्ष की करते थे? पीपल की करते थे बेटा। शिवलिंग की, पशुपति शिव की पूजा करते थे। किसकी करते थे? पशुपति शिव की। तो उपरोक्त आंसर सभी। अब समस्या क्या आनी है कि वो कहेंगे पशुओं की तो नहीं होती, वो या तो इस पे टिक कर देंगे इस पे। देखो सपोज करो आप, ये दो आंसर है, ये तो दिया नहीं गया A B C D, C B और C है नहीं ना। अगर B और C ऑप्शन में होता तो B और C पे हमें पता दोनों के, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? उपरोक्त सभी। सरस्वती सिंधु सभ्यता को किस नाम से जाना जाता बेटा? हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता। इसको एक और सभ्यता कहा जाता है बेटा, सैंधव सभ्यता भी इसको कहा जाता है। सैंधव सभ्यता, सैंधव सभ्यता भी इसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हड़प्पा। सरस्वती सिंधु सभ्यता क्यों कहा गया कि सर ये सिंधु सरस्वती नदी के किनारे थी, तो इसको क्या कहा गया? सरस्वती सिंधु सभ्यता। कैसी आकृति है इसकी? त्रिभुजाकार। कैसी आकृति बेटा? त्रिभुजाकार। पूछ लिया जाता है कि सरस्वती सिंधु सभ्यता की आकृति कैसी थी, तो हम क्या कहेंगे? त्रिभुजाकार। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि इसमें बने हुए मकान किस प्रकार के थे, तो हम कहेंगे बेटा आयताकार। ठीक है, मकान जो होते थे कैसे थे? आयताकार होते थे। ठीक है, तो वृक्षों की भी होगी, शिवलिंग की, पशुपति शिव की पूजा हो गई, उपरोक्त सभी। पहला क्वेश्चन क्लियर है। अब आ जाता है क्वेश्चन और है कि सरस्वती सिंधु सभ्यता की खुदाई के मामले में, है ना, आपको पता है सबसे पहले किसने की थी? दयाराम साहनी ने। कब की थी इसकी खुदाई? 1921। किसकी की थी बेटा? हड़प्पा की। किसकी की थी? हड़प्पा की। हड़प्पा को क्या कहा जाता है? हड़प्पा को कहा जाता है बेटा मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। इसके ना प्रमुख है, प्रमुख रूप से हड़प्पा के 6 नगरों का विवरण किया गया है। 6 नगरों का। कितने नगरों का? 6 नगरों का विवरण किया गया है।
समझ में आई बात है। तो ये हड़प्पा के दयाराम साहनी ने किसकी खोज की थी? हड़प्पा की जो खुदाई की थी। तो इसका श्रेय किसको जाता है? इसका जो इस पे नियुक्त थे अंग्रेज अधिकारी, वो क्या नाम था उनका? कनिंघम। क्या नाम था बेटा उनका? कनिंघम। यानी कि ये इसकी देखरेख में, कनिंघम की देखरेख में ही इसका खुदाई का कार्य किया गया। 1922 की बात करें तो किसकी खुदाई की गई? जोदड़ो की राखल दास से बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? राखल दास से बनर्जी के द्वारा। तो क्वेश्चन हमारा ये था कि सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो इसमें बेटा उपरोक्त सभी हो जाएगा आंसर है। पीपल की पूजा करते थे, वृक्षों की बात करें तो, और हमने इसकी मोर किसकी बनी होती थी बेटा? सैल खड़ी पत्थर की बनी होती थी। बाघ, गेंडा, भैंस, हाथी जो थे इसमें थे। ठीक है, कई बार ये पूछ लिया जाता कि सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? देखो बेटा, परिचित नहीं, अपरिचित है। तो ऑप्शन में आपका लोहा मिलेगा बेटा। क्या मिलेगा? लोहा। तो लोहा से परिचित नहीं थे। जैसे आपको पता है टीन, टीन कहां से लेकर आते थे? वो अफगानिस्तान से। टीन कहां से लेकर आते थे? अफगानिस्तान से। और तांबा बेटा राजस्थान के खेतड़ी जगह से। कहां से? राजस्थान के खेतड़ी जगह से जो था उनको तांबा मिला जाता। चांदी की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि भाई चांदी जो है बेटा कर्नाटक है, अपने आप में मशहूर है ना सोना चांदी के लिए। ये यहाँ पर है, केजीएफ मूवी आई थी आपकी, उसमें के मतलब कर्नाटक की है। ठीक है, गोलकुंडा जगह है, जैसे वो हीरे की खाद्यान्न मानी जाती है। अफ्रीका में है, इंडिया में कुछ जगह जैसे सोना कोलार माइनर है ना, उसमें था वो, आपने देखी होगी मूवी। तो ये सरस्वती सिंधु सभ्यता की क्वेश्चन हो गई, आकृति कैसी हो गई, त्रिभुजाकार हो गई। अब इसके इतिहास श्लोकी और नाम बता दो, अंतिम पॉइंट है। ऊपर की बात करें तो ऊपर क्या बेटा? मांडा। नीचे की बात करें तो महाराष्ट्र में क्या है? दायनाबाद है। और यहाँ की बात करें तो बेटा आलमगीरपुर, आलमगीरपुर है। और यहाँ की बात करें तो बेटा सूतकांगेंडोर। क्या बेटा? सूतकांगेंडोर जो है ये अंतिम पॉइंट था। ये उत्तर में है। कहां था ये? उत्तर में। ये कहां पर है? उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण। कौन सी स्टेट में पड़ेगा ये? महाराष्ट्र। आलमगीरपुर कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। कहां पर ये? उत्तर प्रदेश में। और ये कहां पर पड़ेगा आपका? सूतकांगेंडोर बलूचिस्तान। कहां पर ये? बलूचिस्तान। बेटा पता है क्या है? ये सारे के सारे नदियों के किनारे बसे हुए थे। सारे के सारे जो थे नदियों के किनारे बसे हुए थे। तो ये हुआ क्वेश्चन है बेटा। एक क्वेश्चन के साथ साथ हमने इसके अल्टरनेटिव जितने भी क्वेश्चन पढ़ते हैं वो भी हमें करने होंगे, ताकि जब किसी दूसरे क्वेश्चन पेपर में हमें आ जाए या हमारा अलग से आ जाए तो इन्हीं में से क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। और आपको क्या क्या पता है? हल्के नमूने कहां से मिले बेटा? हल्के नमूने, हल्के नमूने, मिट्टी के हल्के नमूने कहां से मिले? हरियाणा के किस शहर से? बनावली से। कहां से मिले हैं? कहते हुए जो देखो कालीबंगन जो रहा है इनका, कालीबंगन जो नगर था वो प्रसिद्ध था, विस्तृत नगर। अगर कोई पूछे आपसे कि मोहनजोदड़ो का विस्तृत नगर कौन सा था, तो आप कहोगे कालीबंगन। क्या था? कालीबंगन। तो हल्के नमूने ये और भी आगे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहले हम इसको बोर्ड को साफ कर लेते हैं ताकि और भी क्वेश्चन जो हमारे हो जाए। ये हो गया भाई, क्लियर सबका? ये एक एक बेटा नोट करते हुए चलना, क्योंकि दोबारा इतना टाइम हमारे पास नहीं है। सीबीएसई ने डेट शीट अनाउंस कर दी है, 15 फरवरी से उनके एग्जाम है। मे भी आपके एग्जाम में नजदीक हो के भी 20 के आसपास हो, तो हमारे पास समय कम है। लेकिन ऑप्शन टाइप भी है कि हमें इससे बड़े क्वेश्चन की भी मिल जाती है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया बेटा, मिस्र के राजा को क्या कहा जाता है? मिस्र के राजा को क्या कहा जाता है बेटा? मिस्र के राजा को फराव कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? फ्राउ। इसमें ऑप्शन है बेटा महाराजा, वांग और प्रशासक है। अब वांग की बात आई है ऑप्शन में, तो इसको भी कर लेते हैं। वांग बेटा चीन के राजा को, चीन के राजा को क्या कहा जाता है? वांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और जो मिस्र की बात करें तो मिस्र की आपसे अगर राजधानी की बात करें कि भाई मिस्र की क्या राजधानी, तो आपको याद रखना बेटा आधुनिक जो है, पहले तो उत्तरी और दक्षिणी मिस्र था ना, अभी जो है मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। क्या है? काहिरा। और चीन की राजधानी बताओ क्या है? बीजिंग। क्या है? बीजिंग। जैसे जापान की क्या है? टोक्यो। जापान की क्या है बेटा? टोक्यो। ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इनके साथ साथ जितने भी ऑप्शन में आंसर मिलेंगे हमें, ऑप्शन चारों के चार ऑप्शन होंगे, उनको हम करते हुए चलेंगे ताकि कभी भी किसी दूसरे एग्जाम में वो आए तो हम उनको कर पाए। अगला क्वेश्चन है बेटा, शास्त्रों के अनुसार धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? शास्त्रों के अनुसार धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? धर्म के लक्षण 10 बताए गए बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। कितने हैं? 10। श्रीलंका कब आजाद हुआ? अगला क्वेश्चन है बेटा, हर बार आता है पेपर में, ये हर बार आता है। श्रीलंका कब आजाद हुआ? हर बार आता है। 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ था। याद रखेंगे सही बच्चे, श्रीलंका कब आजाद हुआ बेटा? अब श्रीलंका के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या क्या पूछे जाते हैं वो बात कर लेते हैं। श्रीलंका में पूछा जाता है बेटा सिंहली भाषा के ऊपर सबसे ज्यादा किस भाषा के लोग रहते हैं? सिंहली भाषा के लोग। सिंहली भाषा को कब मान्यता मिली थी ये पूछा जाता है। कितने बेटा? 1956 में। यानी श्रीलंका में सिंहली भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज कब घोषित किया गया था? 1956। आपको पता है कि श्रीलंका में किस धर्म को ज्यादा मानने वाले लोग हैं? बौद्ध धर्म को। किस धर्म को मानने वाले लोग हैं बेटा? बौद्ध धर्म को। और इसके साथ और किस भाषा को भी वहां पर अब तो जो दी गई है? तमिल। किस भाषा को दी गई है? तमिल। तो श्रीलंका की ये क्वेश्चन बढ़ते हैं। श्रीलंका के मॉडल की भी विशेषता पूछी जाती है ना श्रीलंका की। भाई श्रीलंका में ये भाषा बोलने वाले लोग थे, क्या हुआ था? हम इसका एक अपोजिट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं? बेल्जियम के बारे में, है ना। बेल्जियम के, क्योंकि श्रीलंका और बेल्जियम में दोनों ही भाषाओं को लेकर विवाद बना था। तो बेल्जियम का जो क्वेश्चन आएगा बेल्जियम के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद है यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? यही आ गया यूरोपीय संघ का मुख्यालय। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ बेटा? ब्रुसेल्स से। ब्रुसेल्स से कहाँ की राजधानी बेटा? ये बेल्जियम की राजधानी कौन सी है? ब्रुसेल्स। ठीक है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ आपका? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स। अंडरस्टैंड है। बेल्जियम को स्वतंत्रता कब मिली? 1830 में। 1830 में, ठीक है। और बेल्जियम और श्रीलंका है ना, दोनों की आबादी भारत से कम है, क्षेत्रफल भी कम है। जब हम बात करते हैं कि बेल्जियम मॉडल है ना, ये क्वेश्चन आता है बेटा बेल्जियम मॉडल की विशेषता बताइए। क्योंकि बेल्जियम ने अपने आप को इतना कंट्रोल किया था, उन्होंने भाषाओं को लेकर जो विवाद श्रीलंका में हुआ था, जिसमें कत्लेआम हो गया था श्रीलंका में, क्योंकि जब सरकार बनी तो सिंहली भाषा के लोगों को ही प्राथमिकता प्रायोरिटी दी गई थी। बेल्जियम ने सबक लेते हुए समझदारी से ऐसा मॉडल अपनाया था जिसमें सभी भाषाओं को, कौन कौन सी मुख्यतः भाषा बोली जाती थी? फ्रेंच, जर्मन, डच। ज्यादा कौन सी बोली जाती थी? डच बोली जाती थी। अलग अलग इलाके में अलग अलग भाषा बोली जाती थी ज्यादा से ज्यादा। तो उन्होंने क्या किया था? सभी को बराबर का क्या दिया था? हिस्सेदारी दे दी थी। भाई सबकी बराबर की वो रहेगी, बराबर की सरकार में आपकी पोजीशन रहेगी। तो भारत ने भी क्या किया? भारतीय भाषा को लेकर विवाद था, तो भारत ने क्या किया था? भारत ने भी कुछ ऐसा ही किया था कि भाई विवाद ना हो, श्रीलंका जैसी हालात ना हो। तो भारत ने काफी इस मामले में समझदार आकर उन्होंने बेल्जियम मॉडल को अपनाया था। अगला क्वेश्चन है बेटा, भारत ने अपने परमाणु परीक्षण कहाँ किए? तो
तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को नहीं आते होंगे, डेफिनेटली आप लोगों को बहुत सारे आंसरों का पता होगा, लेकिन बेटा जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ एक क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन में से जो अलग क्वेश्चन बनते हैं मैं उनको भी करा रहा हूँ। सिर्फ याद नहीं रखना में, भारत ने अपने परमाणु परीक्षण कब किए? क्वेश्चन है बेटा, कहाँ किए? भारत ने इसमें इस क्लास में भारत ने अपने परमाणु परीक्षण कहाँ किए? कहाँ किए बेटा? राजस्थान में किए। कब किए पूछा जाए तो 1974 में किए। कब किए? 1974 में किए। अब यहाँ पर बेटा आप लोगों को राजस्थान याद है, ठीक है, और राजस्थान में कौन सी जगह है? पोखरण। कौन सी जगह है? पोखरण। देखिए इसका ना परमाणु परीक्षण करने का इतिहास तो बहुत पुराना है। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा जो इसके परमाणु इसके जनक माने जाते हैं, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कई बार कोशिश की थी, लेकिन वो असफल नहीं हो पाए थे, क्योंकि अमेरिका की और जो बड़े ये थे ना आपकी जिनको वीटो पावर मिली हुई है पांचों के पांचों सदस्य, उनसे उनको ये दिखाना था और उनको बताना भी नहीं था। उनको बताना भी नहीं था हम ये कर रहे हैं, उनको दिखाना भी था हम कुछ भी कर सकते हैं। तो तब जाके परमाणु परीक्षण 1974 में। क्वेश्चन ये आ जाए कि उस समय कौन प्रधानमंत्री थे हमारे देश? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो उस समय क्या थी? प्रधानमंत्री थी। 1998 में भी किए गए थे बेटा परमाणु परीक्षण, पोखरण में किए गए थे 1998 में। 1974 भी याद रखना है, 1998 भी याद रखना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन। बेटा पृथ्वी सम्मेलन का मतलब क्या है भाई? पृथ्वी पर जो जितने भी प्राकृतिक है चीजें हैं, प्रकृति की जो चीजें मिली हुई है उनको उनकी समाप्ति को रोकना था, क्योंकि लोग अत्यधिक जो पृथ्वी का नुकसान पहुंचाने पर लगे हुए थे। उस पृथ्वी को बचाने के लिए जो सम्मेलन हुआ वो रियो डी जेनेरो में हुआ। ये कहाँ का शहर है बेटा? ब्राजील का। कहाँ का शहर है ये? ब्राजील का। तो कब हुए थे यहाँ पर? 1992 में। इसके 10 साल बाद भी हुआ बेटे 2002 में, उसके 10 साल बाद भी हुआ 2012 में। ठीक है, ऐसे याद रखना है जब आ जाए पहला दूसरा तीसरा इस तरीके से। ठीक है, कंप्लीट ही पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील में हुआ था। ठीक है, ओलंपिक भी हुए थे हमारे, पता ना उस ओलंपिक में किसने क्या जीता था। वो ओलंपिक के बारे में जब कभी क्वेश्चन आएंगे तो पूरा ओलंपिक का इतिहास पढ़ाएंगे आपको। अगला बेटा, बाघ परियोजना कब शुरू की गई? प्रोजेक्ट टाइगर। बाघ परियोजना कब शुरू की गई? तो 1973 में। कब शुरू की गई थी बेटा? ये 1973 में। ठीक है, बाघ परियोजना कब शुरू की गई? 1973 में। इसके बाद है, किस पतन को दीनदयाल पतन कहा जाता है? क्वेश्चन आया बेटा, किस पतन को दीनदयाल पतन कहा जाता है? कहा जाता है। अब देखो, किस पतन को दीनदयाल पतन कहा जाता है, ये है बेटा क्वेश्चन। अगर मैं कहूं आपसे कुल पतन है भारत में, आपको हो गए सर 12। कितने बताओगे बेटा? 12। मुख्य रूप से 12 पतन है। ये पतन क्या होते हैं बेटा? जो हमारी जो वाटर बाउंड्री है बेटा, जो हमारी क्या है? वाटर बाउंड्री। ऐसे हमारे यहाँ पर क्या है? अरब सागर है। क्या यहाँ पर है? अरब सागर है। यहाँ पर क्या है? हिंद महासागर है। और यहाँ पर क्या आपका बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है। बेटा हम समुद्र के रास्ते से व्यापार करते हैं नहीं करते हैं? करते हैं। तो हरेक जैसे हमें शहर के अंदर बस स्टैंड बना देते हैं, रेलवे स्टेशन बना देते हैं, ऐसे ही हमने क्या बनाए हैं? समुद्र में क्या बनाए बेटा? पोर्ट बनाए। पोर्ट मतलब पतन बनाए हैं। तो कितने ही? 12। तो पूछा गया है किस पतन को दीनदयाल पतन कहा जाता है?
ऑप्शन है बेटा मुंबई। देखिए जो ऑप्शन में देगा ना तो मुंबई भी क्या है के पतन है। मुंबई क्या बेटा के पतन है। 12 में से तो याद हुआ कि मुंबई भी के पतन है। हल्दिया, तो हल्दिया भी क्या बेटा के पतन है। इसके बाद कांडला, कांडला भी क्या बेटा के पतन है। कांडला भी क्या है के पतन हो गया, ये भी एक पतन है। इसके बाद है चेन्नई, चेन्नई भी क्या है के पतन है। तो अब क्या है इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है बेटा, कांडला पतन। कांडला पतन को दीनदयाल पतन के नाम से जाना जाता है। ये अभी इसी साल किया बेटा, ये इसी साल किया है कि भाई कांडला जो आपका पतन है उसको किस नाम से जाना जाएगा भाई, दीनदयाल पतन के नाम से जाना। नेता रहे, बहुत बड़े नेता रहे ये, ऑब्वियसली बीजेपी से बिलोंग करते हैं, तो भाई बीजेपी तो नाम बदलेगी ना। तो ये बेटा हल्दिया आपका पश्चिम बंगाल में है, ये आपको पता है। चेन्नई, चेन्नई मुंबई, मुंबई में है, ठीक है। अब और क्वेश्चन क्या पूछा गया पहले एक एग्जाम में, इनमें से कौन सा ज्वारीय पतन है, इनमें से कौन सा एक ज्वारीय पतन है। तो बेटा आपका कांडला भी क्या है के ज्वारीय पतन है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है सर ज्वारीय का मतलब क्या बेटा। ज्वारीय का मतलब कि देखो ज्वार भाटा आपने सुना ना, जहां लहरों से जहां पानी के गहराई में सिर्फ आप समुद्री जहाज के द्वारा ही जा सकते हैं, वो था ज्वारीय पतन। समझ में आई बात है। ज्वारीय पतन जहां ज्वार भाटे भी उत्पन्न होते रहते हैं, उस इलाके को ज्वारीय पतन कहा जाता है। तो कांडला एक ज्वारीय पतन है। चेन्नई भी आपका ज्वारीय पतन है, जो समुद्र में बिल्कुल अटैच है ना अंदर की तरफ, बहुत सारे क्या आपके ज्वारीय पतन है। मुख्य रूप से 4 ही ऐसे हैं, लेकिन ये प्रश्न आया है तो कांडला। अब क्या देगा वो कांडला की जगह क्या देगा बेटा, दीनदयाल पतन देगा। बच्चा कंफ्यूज है, क्या कंफ्यूज, उसने तो कांडला पढ़ा था, अब नाम क्या बदल दिएगा इसका, दीनदयाल। तो समझ में आना चाहिए, क्या आना चाहिए कि भाई इनके जो नाम बदले जाते हैं बेटा वो हमें याद रखने चाहिए। ये आपके फ्यूचर में भी आएंगे कि इनकी बताइए कि इस पतन को किस नाम से जाना जाता है। तो भारत ने अपने परमाणु परीक्षण कब किए थे बेटा, 1974 में। कहाँ किए थे, राजस्थान के पोखरण में, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी 10 ही क्वेश्चन हुए, लेकिन 10 के साथ हमने बहुत सारे कर लिए बेटा। यहाँ पर थोड़ी सी एरर रही है। द्विराष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया, द्विराष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया, द्विराष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया। देखो इसमें ऑप्शन है बेटा राजीव गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना, इनमें से कोई नहीं, जिन्ना। आपका आंसर क्या रहेगा इसमें, जिन्ना, क्योंकि आपकी बुक में ये दिया गया है। लेकिन सबसे पहले ना बेटा, सबसे पहले सैयद अहमद खान, सैयद खान ने इसके बारे में कहा था, ठीक है। सर सैयद खान ऐसा नाम है, उसने द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया, लेकिन बाद में मजबूती किसने प्रदान की इसको, जिन्ना ने दी। द्विराष्ट्र का मतलब बेटा 2 राष्ट्र, द्विराष्ट्र का मतलब क्या है, 2 राष्ट्र। 2 राष्ट्र का मतलब क्या है, तो हमारा भारत था ही था, इस भारत में से एक और हिस्सा दिया गया जिसका नाम बना बेटा पाकिस्तान, ठीक है। द्विराष्ट्र ये जिन्ना की मांग थी ये बहुत ज्यादा। हालांकि हमारे देश के उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी ने कि भाई तू बंटवारा ना करे क्योंकि हालात बिगड़ जाएंगे। महात्मा गांधी इस चीज से परिचित थे, अगर बंटवारा हुआ तो देश के हालात खराब हो जाएंगे। लेकिन ये अड़ गए अपनी जीत पर। अंग्रेजों को इन्होंने कहा कि हमें अलग से डोमिनियन स्टेट हमारा अलग होना चाहिए, हमें अलग से स्टेट चाहिए। तो फिर पाकिस्तान जो था इनको दिया गया। इसको ऑफर भी किया गया था, यार तू यही रह जा, तू बड़ा नेता लीडर है, तेरी बात पब्लिक मान लेगी, तू यही स्टे करे, हम तुझे प्रधानमंत्री बना देते हैं। इसको प्रधानमंत्री का भी ऑफर दिया गया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे जब हमारी फर्स्ट जो इलेक्शन होंगे, जो संविधान सभा होगी। ये संविधान इन्होंने चुनाव भी लड़ा था, इन्होंने चुनाव भी लड़ा था, लेकिन संविधान सभा में भी इन्होंने भाग लिया।
मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी बेटा? 1906 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। 1906 में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1907 में क्या हुआ था? सूरत का विभाजन हुआ था। 1909 में क्या हुआ था? पार्लियामेंट हुआ था। अब वहीं से जो था ना, देश में हिंदू और मुस्लिम का बंटवारा एक तरीके से उनके बीच में ये डिवीजन जो है ना शुरू हो गया था मुस्लिम लीग के दौरान ही। ठीक है, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया था कि भाई 2 राष्ट्र होने चाहिए, पाकिस्तान और भारत। समझ गए? और दोनों ही महात्मा गांधी और ये मोहम्मद अली जिन्ना दोनों ही 1948 में ऊपर पहुंच गए थे। पता है नथुराम गोडसे ने इनकी हत्या की थी। तो ये दोनों ही उस समय जो फर्स्ट लोकसभा के चुनाव हुए थे उस समय तक बहुत बड़े लीडर जो सरदार पटेल भी जान थे। तो द्विराष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया था बेटा? मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला क्वेश्चन है बेटा, क्रांतिकारियों की गीता। क्रांतिकारियों की गीता किसको कहा गया है? क्रांतिकारियों की गीता। क्रांतिकारियों की गीता कहा गया बेटा, ऑप्शन में है गीता रहस्य, कौमुदी, राजतरंगिणी, आनंद मठ है। तो बेटा ये क्या ये आनंद मठ है। किसको कहा गया है? आनंद मठ को। क्या कहा गया है? क्रांतिकारियों की गीता। किसको कहा गया है? आनंद मठ। आनंद मठ की रचना किसने की थी? बात करिए तो आप कहोगे सर बंकिम चंद्र चटर्जी ने सर इसकी क्या की थी? रचना की थी आनंद मठ की। सर ये किस भाषा में है? ये भी पता होना चाहिए हमें। ये बांग्ला भाषा में था। कौन सी भाषा में? ये बांग्ला भाषा में। और इसकी क्या पहचान है सर? वंदे मातरम। जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वो कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। कौन सा? वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलम शस्य श्यामलाम मातरम। वंदे मातरम कहाँ से लिया गया? ये आनंद मठ से लिया गया। किसने लिखा था बेटा ये? अब यहाँ पर एक और आया कौमुदी। इसके बारे में भी पहले जो आपकी एसएस की बुक हुआ करती थी, एसएस का पार्ट हुआ करता था, उसमें था ये पूरा। एक्चुअल में क्या है ये? संवाद कौमुदी की किसकी रचना थी? तो ये बेटा राजा राममोहन राय की थी। राजा राममोहन राय की ये रचना थी। कौन सी? संवाद कौमुदी। राजतरंगिणी भी दिया गया बेटा एक, राजतरंगिणी। अब की बार एग्जाम में था ना ये राजतरंगिणी। किसकी? कल्लन की। किसकी? ये कल्लन की। राजतरंगिणी किसकी रचना बेटा? अष्टाध्यायी किसकी रचना है? और भी थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। अष्टाध्यायी तो आप कहोगे सर ये किसकी रचना? पाणिनि की। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन है कि भाई कौमुदी आनंद मठ है, किसकी रचना थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ लिखा था, बांग्ला भाषा में था बेटा। और आपको पता है ना जो हमारा राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा था? कब गाया गया था वो? पहली बार 1911 में। 1911 में जब कौन आए थे? जॉर्ज पंचम, जो इंग्लैंड के सम्राट थे ना बेटा, जॉर्ज पंचम आए थे जब वो राष्ट्रगान गाया गया था। ठीक है, वो भी कौन सी भाषा में था? बांग्ला भाषा में था। ठीक है, और ये बांग्लादेश का भी जो राष्ट्रगान है वो भी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ही लिखा गया है। ओमार सुनार कुछ ऐसा है, वो भी जो है उनके द्वारा ही लिखा गया है। अगला है विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस है। विश्व में उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है बेटा? 15 मार्च। याद रहना, ये क्वेश्चन भी हर बार पेपर में पूछा जाता है कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। अगर ये बात करें तो विश्व को हटा के कि भारत में उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो भारत अपना उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है बेटा? 24 दिसंबर को। कब मनाता है? 24 दिसंबर को। ठीक है ना। उपभोक्ता आपको पता है कि कोपरा,
ठीक है। कोपरा अधिनियम में कब मनाया गया था? 1986 में, जब एक कस्टमर को क्या दिए गए थे? अधिकार दिए गए थे, राइट्स दिए गए थे, उनको अधिकार दिए गए थे कि भाई वो मैंने बताया था जो हमारे न्यायालय होते हैं वहां पर हम क्या कर देते हैं कि हमें कोई धोखाधड़ी करता, हम कोई सामान लेने जाते हैं, उसका वेट गलत करता है या एक्सपायरी डेट की कोई चीज हमें देता है, तो हम उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं। वो अधिकार हमें कब मिले थे? 1986 में। तो विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए बेटा। देखो 15 मार्च को आपके बोर्ड के एग्जाम होते हैं, सबकी परीक्षाएं होती है। जब सबकी परीक्षाएं कहोगे ना तो कहोगे भाई सबकी तो पूरे देश में ही होती है, पूरे विदेश में ही होती होगी। तो विश्व उपभोक्ता दिवस को मनाया जाता है 15 मार्च को। अगला क्वेश्चन है बेटा, तृतीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? आसान क्वेश्चन है। प्राथमिक क्षेत्र को होता है, द्वितीय क्षेत्र को होता है, तृतीय क्षेत्र पे। तृतीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? सेवा क्षेत्र से। इतना ही पूछा जाता है बेटा इसमें। अगला क्वेश्चन है कि ऋण के औपचारिक स्रोत की कार्यप्रणाली पर कौन नजर रखता है? जो हम ऋण लेते हैं बेटा, जो हमें क्या लेते हैं? ऋण। दो तरीके का ऋण लिया जाता है, एक अनौपचारिक और एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। कई बार क्वेश्चन क्या पूछ लेता है? अनौपचारिक और औपचारिक ऋण में क्या बताए? अंतर बताइए। अनौपचारिक जो आप अपने मित्र से, दोस्त से, किसी से भी लेते हैं, रिश्तेदार से, साहूकार से जब आप लेते हो तो उसको क्या होता है? अनौपचारिक होता है, इनफॉर्मल तरीके से जो लिया है। औपचारिक जब आप बैंक से लेते हो, सरकारी बैंक से लेते हो। पर नजर कौन रखता भाई? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक और क्वेश्चन कर लेते बेटा। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। कब हुई थी इसकी? 1935 में। इस बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया वो भी याद रख लेते हैं। राष्ट्रीयकरण किया गया सारे 1949 में। कब किया गया बेटा? 1949 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी बेटा 1935 में। फिर इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1949 में। वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? ये भी आपको याद होना चाहिए बच्चों। RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत, ठीक है। कौन है बेटा? शक्तिकांत। याद रख लेना कि शक्ति मिली हुई है RBI, ठीक है। RBI की स्थापना बेटा 1935 में होती है और इसके बाद इसका राष्ट्रीयकरण, आजादी के बाद इसका राष्ट्रीयकरण किया जाता है 1949 में। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष शक्तिकांत है। और ये कौन से बनेंगे? 25वें। यानी कि जब तक रिजर्व बैंक बना है तो इनकी संख्या, जो इसके गवर्नर बने हैं वो 25वें हैं। गवर्नर का क्या काम होता है? जो आप अपनी करेंसी देखते हो, जो आप अपनी करेंसी देखते हो, पेपर करेंसी देखते हो, कागज के नोट देखते हो, तो नीचे गवर्नर लिखा होता है। तो गवर्नर पर इनके साइन मिलेंगे बेटा। गवर्नर पर इनके साइन। आसान बात क्या होती है याद रखने के लिए? जब आप अपने नोट देखते हैं, पैसे देखते हैं, तो नीचे गवर्नर के साइन होते हैं ना, तो ये पता लगना चाहिए हमें किस वर्ष का वो नोट है। तो उस समय वो थे उसके गवर्नर। आगे बात करें, प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए किसमें की जाती है बेटा? डॉलर में। प्रति व्यक्ति आय की गणना किसमें की जाती है? डॉलर में। प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला क्या होता है? क्या हो जाएगा? कुल राष्ट्रीय आय, कुल राष्ट्रीय आय अपॉन में बेटा कुल जनसंख्या। कुल जनसंख्या पेपर में पूछ लिया जाता है, बहुत बार पूछा गया कि कुल जनसंख्या। देखिए जब इसका आपको पता है प्रति व्यक्ति आय का पैमाना क्या होता है? शिक्षा होती है, स्वास्थ्य होता है, रोजगार होता है। इन सब को देखकर क्या दिया जाता है? आंकड़े दिए जाते हैं। तो अगला है बेटा
वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी कितनी है, ये कंफ्यूज करेगा तुम्हें क्वेश्चन। वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी कितनी है, राष्ट्रीय पार्टी कितनी है, वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी कितनी है बेटा। देखिए मैं एक बार आप लोगों को पहले 7 है, इसका एग्जैक्ट आंसर कितना है 7। कितना बेटा 7। कब से 7 है, अप्रैल 10 अप्रैल को घोषणा होती है, 10 अप्रैल 2023 को, कि अब राजनीतिक पार्टियां जो राष्ट्रीय पार्टी कितनी है 7 है, ठीक है। और इसी दौरान कौन सी पार्टी को भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है, आम आदमी पार्टी को इसका दर्जा दिया जाता है। आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी बेटा 2000। एक बार स्थापना को लेकर भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, इनकी स्थापना कब हुई। तो प्रमुख जो पार्टियां उनकी स्थापना पढ़ लेते हैं बेटा। स्थापना सबसे बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात आएगी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात आएगी तो आपको सर 1885 ए ओ ह्यूम है ना, ये पूछ लिया जाता है। ए ओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियर ह्यूम, एलन ऑक्टेवियर ह्यूम पूरा नाम बेटा इसका एलन ऑक्टेवियर ह्यूम और एनी बेसेंट, ठीक है। प्रमुख पार्टियों की स्थापना पढ़ लेते हैं। अभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पार्टी की स्थापना बेटा 1885 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, तो बेटा इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। अब ये पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको, लेकिन इस पार्टी का विभाजन हुआ बेटा। इस पार्टी का क्या हुआ, विभाजन हुआ। विभाजन हुआ 1964 में। इस पार्टी का विभाजन हुआ 1964 में और ये बन गई भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्स। देखिए ये तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी चली रही थी 1924 से, 1924 भी आ जाता कई जगह, इसका 1925 भी आ जाता है, समझना, ठीक है बेटा। 1964 में इस पार्टी के कुछ नेता अलग हो गए, उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और उसका नाम टेक दिया बेटा मार्क्सवादी। क्या नाम टेक दिया, मार्क्सवादी। यानी इस पार्टी की जो दूसरी पार्टी बनी ना, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, उसकी स्थापना कब हुई बेटा 1964 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पार्टी कब हुई बेटा, कब पार्टी की स्थापना हुई 1885 में। इसकी कब हुई 1964 में। ध्यान रखेंगे, इसके चलते हुए चलेंगे। इसके बाद में आप पढ़ लेते हैं कौन सी पार्टी की स्थापना बताऊंगा आपको, आप बीजेपी की पढ़ लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई सर 1980 में। ये कौन सी पार्टी से बनी, जनता दल से क्या बनी, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी। जनता दल से बेटा पहले भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाई थी पार्टी, भारतीय जनसंघ, जिसको भारतीय जनसंघ के नाम से जाना जाता था। भारतीय जनसंघ से बनी जनता पार्टी, जनता से बनी भारतीय जनता पार्टी। इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी पढ़ लेते हैं, बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई बेटा 1984 में। कब हुई थी 1984 में। कब हुई थी बेटा 1984 में। कितनी पार्टी होगी आपकी, आम आदमी पार्टी होगी 1, कांग्रेस कितनी होगी 2, भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी 3, भारतीय जनता पार्टी 4, बहुजन समाज पार्टी 5, टीएमसी बेटा, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। इसकी स्थापना कब हुई 1998 में। कब हुई इसकी स्थापना 1998 में। कितनी पार्टी होगी 6। सर 7वीं पार्टी ये क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी एनसीपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई सर, ये हुई 1999 में। अभी बेटा तो होगी 7 की 7 पार्टियां, जिनकी 7 पार्टियों की स्थापना कब हुई मैंने आपको ये बता दिया है। 7 पार्टियां बेटा अप्रैल 2023 में, इसी साल जो हुआ था। अब कुछ पार्टियों की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा क्या कर दिया था,
निरस्त कर दिया था। ये कौन काम करता सर? ये चुनाव आयोग। कौन करता बेटा ये काम? है चुनाव आयोग। ठीक है, राजनीतिक दलों पर नजर रखने का काम किसका है? चुनाव आयोग का। समझ में आई बात है? सभी की स्थापना हो गई, किस वर्ष हुई, किस वर्ष नहीं हुई। बेटा क्वेश्चन ऑप्शन तो एक ही है, लेकिन क्वेश्चन क्या है? 5 5 6 6 मैं आप लोगों को इससे लेकर आ रहा हूं कि इनमें से कोई सा भी आए तो आप लोगों को घबराना नहीं है। एक पार्टी की और की स्थापना पूछ ली जाती है एग्जाम में, शिरोमणि अकाली दल। शिरोमणि अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल की भी स्थापना पूछ ली जाती है बेटा, तो याद रखेंगे 1920। अब याद रखेंगे 1920 में जो थी बेटा इस पार्टी शिरोमणि अकाली दल पार्टी की स्थापना हुई थी। तो बताइए, आम आदमी पार्टी अंतिम पार्टी है जिसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। इसका क्या होता है? विधानसभा में चुनाव 2 या 3 स्टेट में जो होती है बेटा उनको चुनाव जीतना होता है। लोकसभा में 4% जीतना। तो ये मैं बताऊंगा, पहले बताया आप लोग कितना चाहिए राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा लेने के लिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बेटा 1885 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना सन 1924 में हुई थी, लेकिन इस पार्टी को 2023 में क्या कर दिया गया है? क्या करते हैं? इस पार्टी को हटा दिया गया राष्ट्रीय पार्टी की से। अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी पार्टी जो है वो राष्ट्रीय पार्टी है, जो अलग हुई थी इससे 1964 में, और तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई 1998 में। ममता बनर्जी का नाम सुना होगा आपने, जिसको लोग दीदी कह पुकारते हैं। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी की 1984 में हुई। कब हुई इसकी? भारतीय जनता पार्टी 1980। जनता दल, यही वो जनता दल है जो बेटा पहली बार केंद्र में अलग सरकार लेकर अलग सरकार जिसकी बनी थी। किसकी बनी थी? वो जनता दल की। किसकी बनी थी? जनता दल की सरकार बनी थी। कब बनी थी? 1977 में। कब बनी थी बेटा? 1970 से पहली बार कांग्रेस की अलग सरकार बनी थी, गैर कांग्रेसी सरकार वो जनता दल की बनी थी 1977 में। तो ये मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए अब आगे इसका माइंड में स्पेस नहीं होना चाहिए कि भैया हम भूल गए किस पार्टी की स्थापना कब हुई थी। ये सारी पार्टी की स्थापना हमने कर ली है। ये इसलिए भी नहीं बेटा कि आपको केवल 10वीं की परीक्षा ही पास करनी है, इसलिए नहीं है। इसलिए भी है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए। आप 10वीं क्लास के वो हमारे पास स्टूडेंट हो जिनको जितनी मैं नॉलेज दूं या जितनी भी नॉलेज आप किसी भी टीचर से प्राप्त करें वो थोड़ी रहेगी कुछ बच्चों के लिए। क्योंकि अगर ड्रीम्स अगर आपने बड़ी देखी है तो देखो हर साल, जैसे आज न्यू ईयर है ना, 1 जनवरी है, हुआ क्या है? तारीखें तो बदली है। 1 जनवरी 2024 हमने देख लिया है। अब हर दिन कोई ना कोई प्रण करता है। भाई आज कोई सोचेगा कि शराबी व्यक्ति उन्होंने कल खूब धूमधाम मचाई होगी, भाई आज पी लेते कल हाथ नहीं लगाएंगे। आज वो शाम को फिर इकट्ठे होंगे, यार नए साल की खुशी में तो कुछ होना चाहिए। तो कोई ना कोई अपनी बैड हैबिट छोड़ता है। और छोड़ने का मतलब आज से नहीं, जब ये मन में आ जाए, संकल्प जब ले लिया जाए कि भाई आज हमें छोड़ना ही है, तो छोड़ दिया जाए। बहुत सारे बच्चे टाइम टेबल बनाते हैं, दिसंबर को बोर्ड की क्लास पढ़े कि मार्च को पेपर होंगे, 1 तारीख से धुआंधार पढ़ाई शुरू कर देंगे। ये कर देंगे, सुबह 4 बजे का अलार्म भरेंगे, 4 बजे अलार्म टिक 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 करता रहेगा, उस पर एक बार आग लगाएंगे, यार बंद हो जाए, वो स्नूज पे छोड़ देते हैं कि दोबारा 10 मिनट बाद फिर बजेगा, फिर इसको बंद कर दो। आखिर में आके वो बेचारा बोल बोल के थक जाता है और वो वही सोए जाता है, बच्चा उठता नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि चलो कोई बात नहीं, शुरुआत करनी चाहिए, है ना। अगर आज 1 तारीख है फिर भी मन में ये होना चाहिए कि भाई हमारे पास समय कम है, और जितना भी कम है उसको हमें यूटिलाइज करना, उसको आगे बढ़ने के लिए ही यूज में करना है। 2 महीने की बात है, फिर हम देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है बेटा कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग,
राज्य पुनर्गठन आयोग को कब लागू किया गया? क्या क्वेश्चन है, कब लागू किया गया? तो ऑप्शन से हमें कुछ नहीं लेना, हमें 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग लागू किया गया। क्या किया गया बेटा? लागू किया गया। लेकिन इसको बनाया कब गया था? 1953 में। कब किया गया था बेटा? 1953 में इसको बना दिया गया था। लागू हुआ ये 1956 में। बात करते जब लागू हुआ तो भारत में केवल कितने राज्य थे बेटा? 14 राज्य थे। कितने राज्य थे? 14। अगर मैं यूटी की बात करूं, केंद्र शासित प्रदेशों की बात करूं, तो आप कहोगे कितने सारे? 6। कितने बेटा? 6। अगर मौजूदा हालात की बात करें तो कितने बताओगे? सर ये तो हो गए आपके 28 और ये हो गए आपके 8। ठीक है। कितने राज्य थे और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? मौजूदा में कितने? राज्य पुनर्गठन आयोग को कब लागू किया गया? इसको फजल अली आयोग भी कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है इसको? फजल अली आयोग। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? हम पहले पढ़ चुके हैं, इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने किया है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई बेटा? 1980 में। कौन सा देश साथ लेकर चलने का उदाहरण है कि भाई हमारे साथ आओ? कौन है? भारत है। साथ कौन सा देश है? साथ लेकर, भाई अपने साथ लेकर चलने वाले कौन है? हम हैं भारत वाले। ठीक है। और अमेरिका कैसा है? सात आंकड़े संघ बनाने का, सात आंकड़े संघ बनाने का, सात आंकड़े संघ बनाने का उदाहरण कौन सा देश देता बेटा? अमेरिका। कौन कहता है इस बात को? अमेरिका। साथ लेकर चलने का कौन कहता है? कि भारत है। इंग्लिश में भी आ जाता है बेटा। इंग्लिश में क्या आ जाता है? होल्डिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर और ए कमिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर। तो कमिंग का मतलब है आना हुआ, होल्डिंग का मतलब क्या होता है बेटा? एक साथ जोड़े रखना। तो इनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए भाई सात आकर लेकर संघ बनाने का कौन कहता है? कि भाई साथ सभी को साथ लेकर चलने की बात कौन करता है? भारत। तो ये भी हो गया आपका। और ये बेटा आपका 20वां क्वेश्चन था। और 20वां क्वेश्चन है, देखो हमने 20 के साथ साथ मेरे हिसाब से हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। 20 के साथ साथ ये पूरा पेपर बेटा आप लोगों को करना ही करना है। अब 2-2 नंबर के क्वेश्चन फटाफट से देख लेते क्या पूछा गया है। सरस्वती सिंधु सभ्यता के किन नगरों में किलेबंदी के साक्ष्य मिले? मैंने कहा कि प्रमुख नगर कितने बताए गए? 6 बताए गए। कितने हैं? आप धोलावीरा बता दोगे, कालीबंगन बता दोगे और राजीगढ़, बनावली, चारों बता देना। ठीक है। 2 नंबर में है 4 प्रमुख नगरों के नाम बता देना। बात खत्म। समझ में आई? पहला इसका 2 नंबर का। सभी सड़कें रोम को जाती, इस कथन का क्या अर्थ है? एक मुहावरा है। यानी कि आपको कहीं पर भी जाना हो, आपने कोई भी निश्चय कर लिया हो, उसके लिए किसी भी रास्ते से जाए आप, किसी भी मान लो मैं कहूं कि सोनीपत जाना आपको, ठीक है, आप कोई सा भी रास्ता अपनाए लेकिन पहुंचना कहाँ है? सोनीपत। आप मेरे गांव से होते हुए मुक्त रोड से पहुंचे, आप फाजिलपुर से होते हुए वहां पहुंचे, आप यहां से निकल कर पहुंचे, यानी आप किसी भी रास्ते से जाए आपको पहुंचना कहाँ है? सोनीपत। यही है कि सभी सड़कें रोम को जाती है। आगे जलोढ़ मृदा की 2 विशेषता बताए। जलोढ़ मृदा कैसी मृदा होती है बेटा? उपजाऊ मृदा होती है। इसमें बिल्कुल 2 ही बताने 2 नंबर का, तो हम 3 पे भी नहीं जाएंगे। एसएसटी का पेपर लेंथी होता है, हमें 2 पूछेंगे तो हम 2 ही बताएं। एक्स्ट्रा हमें एफर्ट नहीं करके दिखाना कि वी आर माइंड वाले भाई हम ये कर देंगे। नहीं 2 है तो 2 वो नंबर नहीं देगा, चाहे 5 भी दे दो नंबर नहीं देगा। राष्ट्रीय उद्यान की परिभाषा बताइए। राष्ट्रीय उद्यान देखिए कई बच्चे सोचेंगे सर ये क्या राष्ट्रीय उद्यान? उद्यान होता है बेटा बाग बगीचा।
जो किस पे हो, राष्ट्र का हो, यानी जिस पर सरकार का क्या हो, स्वामित्व हो। ठीक है, सरकार की देख रेख वाला हो, क्या होगा, राष्ट्रीय। अगर हम निजी कहेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, निजी विद्यालय का मतलब किसी एक व्यक्ति का या किसी एक संस्था का हो जाएगा। विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है, विकेंद्रीकरण का अर्थ है सत्ता का बंटवारा। विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है, यानी केंद्र से पावर को क्या करना बेटा, बांटना, सत्ता का बंटवारा। सीधे मांग जमा को मुद्रा क्यों समझा जाता है, डिमांड चेक, डिमांड चेक, डिमांड लगा दी, मुद्रा जो मिलती है, अब तुम कोई चेक दोगे, डिमांड लगाओ, उससे क्या होता है बेटा, मुद्रा ही होती है वो। फिर आपका बेटा दिए गए उदाहरण को पढ़कर प्रश्नों की व्याख्या कीजिए। आपको एक कह सकते हैं कि पैसेज टाइप से क्वेश्चन मिलेगा, उसके आंसर आपको देने होंगे, 2 मिलेंगे आपको ये। और अब देखो इसमें क्या क्या पूछेगा, सरस्वती सिंधु सभ्यता के मोरों का वर्णन करो। मोरे बताने, मोरे किसकी बनी हुई भाई, सैल खड़ी पत्थर की, उनकी विशेषता बता देना, ये इनकी बनी होती थी। ठीक है, गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्य बताने से, भूमि निम्नीकरण की समस्या कैसे हल किया जाए, सबसे ज्यादा कहाँ होता है ये, पंजाब में भूमि निम्नीकरण अधिक है सिंचाई से। ठीक है, और इसके बारे में एग्जाम्पल है, राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में जल संग्रहण की किस, ये भी जल को इकट्ठा कैसे किया जाता है। भारत में स्थानीय स्तर की सरकार का महत्व बना, स्थानीय सरकार का, स्थानीय पता ना 1992 में 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा क्या किया गया था, एक तीसरा स्तर लागू किया गया था, जिसको क्या कहा गया, पंचायती राज व्यवस्था। पहले भी था, लेकिन पहले क्या था, लॉ में नहीं था, कानून में नहीं था, फिर कानून बना दिया गया, होनी चाहिए। अच्छा, फिर है सरस्वती सिंधु सभ्यता के विषयों को क्या देना, बहुत सारी देने, आज जो हम देख रहे हैं वही लिखना है। 1857 की क्रांति के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कारणों का वर्णन करो। सामाजिक कारण है और धार्मिक राजनीतिक कारण है। 1857 की राजनीतिक कारणों का मतलब क्या है, जो सभी क्रांतिकारी, आखिरी मुगल बादशाह कौन था, जो शक्तिशाली था, बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय। अंग्रेजों ने क्या कहा था कि भाई देखिए, जो उनका पुत्र है, उनके जो बेटे हैं, अब उनको क्या नहीं बनाया जाएगा, नवाब नहीं बनाया जाएगा। और उनको ये भी कहा गया था कि लाल, इसके बाद लाल किले को आपको छोड़कर जाना होगा। और उसके सामने, क्योंकि वो भाई मुगल शासक थे, तो बेटा नवाब बनता रहा था, तो अंग्रेजों ने मना कर दिया। ये भी एक विद्रोह का कारण था। दूसरा भाई आपको पता है कि चर्बी वाले कारतूस थे, है ना, सामाजिक कारण थे, अन्याय होता था। ये सारे 5-7 पॉइंट है, हमने पढ़ा 1857 की क्रांति के क्या कारण थे पढ़ना। लेकिन पूछे गए 3 प्रकार से, सामाजिक, ये जो पूछे गए ये आपको बताने। अगला, भारत में पाई जाने वाली काली मृदा का वर्णन करो। देखिए बेटा, काली मृदा के बारे में 5 नंबर में पूछा गया। आप ये नहीं कह सकते कि भाई काली मृदा कपास के लिए उपजाऊ है, ये महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के अतिरिक्त आदि क्षेत्रों में पाई जाती है ना। आपको काली मृदा की विशेषता बतानी है, उसमें क्या क्या होता है। ठीक है ना, समझ में आ रही बात है, 5 नंबर में है। भारत में वनस्पति और प्राणी जात के ह्रास के कारणों का बताना, भाई वनस्पति का क्यों नुकसान हो रहा है। भारतीय संघ की भाषा नीति की प्रमुख विशेषता, भारतीय संघ की भाषा नीति, ये आपको मैं अलग से कराऊंगा क्वेश्चन, ये आपका पेपर तो ठीक है। ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, ध्यान रखने का।